नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। रॉयल प्लेस क्लब के मामला संज्ञान में आने के बाद सीधी में पुलिस द्वारा प्रताड़ित पत्रकारों के लिए पुलिस मुख्यालय डीजीपी ने एक टीम गठित कर सीनियर आईपीएस अमित सिंह को निष्पक्ष जांच के लिए नियुक्त कर सीधी भेजा गया है। अमित सिंह को जांच आने के बाद पत्रकारों में एक निष्पक्षता की उम्मीद जागी है। संबंधित पुलिस थाना प्रभारी और एएसआई पर कानूनी कार्रवाई कर पत्रकारों को न्याय दिलाया जाएगा। अमित सिंह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रेडियो करेंगे सीधी केस की जांच। पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी किया। दबंग अधिकारी अमित सिंह को सौंपी गई जांच। भोपाल से सीधी जा रहे हैं एएसपी अमित सिंह। सभी पक्षों का पक्ष सुना जाएगा। ईमानदारी और तेज तर्रार अधिकारी को सौंपी गई है ये जांच। अमित सिंह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रेडियो से भोपाल के पत्रकार मोइन खान की फोन पर हुई चर्चा। दबंग अधिकारी अमित सिंह ने चर्चा के दौरान बताया कि इस घटना की हम निंदा करते हैं और इसकी निष्पक्ष जांच की जाएगी और उचित कार्यवाही भी की जाएगी। पूरा कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पे, ये पत्रकारों के साथ जो हुआ है, कल जो पत्रकारों के साथ हुआ है, कल कपड़े उतारो नंगा की और टीआई कह रहा है कि मैं अंडरवियर में जो वो इलास्टिक थी उससे पूछा, पत्रकार ने तो कह रहा है कि वो नहीं गलत है, बहुत गलत। हाँ, मतलब पत्रकारों को टोटली नंगा कर दो किसी भी विधायक किसी भी लोगों के चक्कर में। और वो न्यूज नेशन चैनल क्या कह रहा है? चौथा उसे हटाएंगे, उससे चौथा स्तंभ है देश उसे हटाया जाएगा चैनल से। तो किसने सुना न्यूज नेशन के बारे में? क्या कहाँ बात चल रही थी? वो लोग उसको वीडियो फोटो खींच के उसको हमें कहाँ चल रही थी बात? कहाँ चल रही थी पता ना? 20 सेकंड का शॉर्ट लेंस। विश्वास सारंग के पिछले 2 दिनों से मध्य प्रदेश के सीधी के जिस पत्रकार एक्टिविस्ट और कुछ हमारे लोगों के जो फ़ोटोज़ वायरल हो रहे थे वो घटना 2 अप्रैल की है, मगर कल रॉयल प्रेस क्लब के कुछ गंभीर चिंतक साथियों के पास ये मामला आया और उन्होंने रॉयल प्रेस क्लब के अध्यक्ष पंकज भदौरिया के संज्ञान में इस मामले को लाया। उसके बाद जिस तरीके से सारे साथियों ने मिलकर इस मामले को मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से विभिन्न माध्यमों से पहुंचाया। पंकज भदौरिया जी ने सीधी एसपी से बात की, केदारनाथ शुक्ला जिन्होंने खुद इस मामले पर अपने आवेदन दिया था उनसे बात की। उसके बाद इस मामले को संज्ञान में लाते हुए त्वरित कार्रवाई हुई और हम मध्य प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी अभिनंदन करना चाहेंगे क्योंकि जिस तत्परता से उन्होंने रॉयल प्रेस क्लब की आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाकर डीजीपी सुधीर सक्सेना को आदेश दिया और तत्काल प्रभाव से एसएचओ और टीआई को निलंबित किया गया, लाइन अटैच किया गया। साथ में भी खबर आ रही कि रेडियो के वरिष्ठ एसपी अमित सिंह को उन्होंने जांच के लिए भेजा है। तो जाहिर तौर पर रॉयल प्रेस क्लब की नैतिक तौर पर विजय है मध्य प्रदेश के पत्रकारों के हित में। साथ ही मध्य प्रदेश के कुशल प्रबंधन के लिए शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के पुलिस मुखिया सुधीर सक्सेना, इनको भी रॉयल प्रेस क्लब समस्त पत्रकारों की तरफ से अपने आभार व्यक्त करना चाहता है और प्रयास करना चाहेगा कि इस प्रकार से ऐसी कोई भी घटना ना हो जब प्रशासन और पत्रकार आमने सामने टकराव की मुद्रा में आए, और यदि आए भी तो दोनों ही पक्ष अपनी अपनी वर्जनाओं को समझें और कोई भी लक्ष्मण रेखा को पार न करे। धन्यवाद। उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि दिनांक 6 मार्च 2022 को थाना ऐशबाग स्थित बिहारी बस्ती में शहीद कबाड़ी नामक व्यक्ति का मकान पुलिस की मौजूदगी में तोड़ दिया गया। मकान तोड़ने के पीछे जो कारण प्रशासन द्वारा बताया जा रहा है उससे यह स्पष्ट होता है कि अब मध्य प्रदेश सहित भोपाल जिले में न्यायालयों से पुलिस प्रशासन का भरोसा उठ गया है, क्योंकि जिस तरह शाहिद कबाड़ी पर एक मुकदमा दर्ज होते ही उसके मकान को तोड़ दिया गया था, जबकि मामला अभी पुलिस विवेचना में है और विवेचना उपरांत मामले में न्यायालय द्वारा विचार कर आरोपियों पर सजा निर्धारण किया जाता है, परंतु ऐसा भोपाल पुलिस ने नहीं करा है। यदि शासन स्तर पर एक मुकदमा कायम होने पर मकान दुकान तोड़ने संबंधी कोई नियम बनाया गया हो तो मुझे भी उक्त नियम की जानकारी उपलब्ध कराई जाए। मंत्री जी ने और गुमराह करा, मुख्यमंत्री को भी और जिला प्रशासन को भी गुमराह करा, और मंत्री जी से आप लोगों के माध्यम से दरखास्त करता हूं कि वो स्थिति को स्पष्ट करें। उन्होंने कहा कि ये एक लड़की छेड़ने वाला व्यक्ति है, इसने बेटी को छेड़ा। उस घटना का 24 तारीख की घटना थी। 24 को इस परिवार की एक झगड़ा हुआ। उस झगड़े में दोनों महिलाएं आपस में लड़ी। उसका मुकदमा दर्ज उस परिवार ने शाहिद के खिलाफ कराया, जिसके फुटेज शाहिद के परिवार ने उसी समय पुलिस को दिए और जिसके ऊपर जांच चल रही है। और उस जांच में स्थिति स्पष्ट है कि शाहिद ने न लड़की छेड़ी हो। ये झगड़ा 2 फैमिली का। अगर 2 महिलाएं आपस में लड़ गई, फिर एक महिला ने दुर्भावनावश दूसरी बार
ये मुकदमा दर्ज करा दिया कि इसने मुझे छेड़ा। तो अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन के चलते हुए न्यायालयीन प्रक्रिया से पहले हमने निर्णय ले दिया और मंत्री जी ने जिला प्रशासन को गुमराह करा और मुख्यमंत्री जी को गुमराह करके ये कह दिया कि लड़की छड़ी और एक माहौल एटमॉस्फेयर क्रिएट करके उसका मकान गिरा दिया, जो न्यायोचित नहीं है। जिसके तथ्य मैंने आज कमिश्नर साहब को पेश किए और मैंने कहा कि इसके ऊपर जांच करवाई जाए और स्थिति स्पष्ट की जाए कि ये बेटी छेड़ने वाला नहीं है, ये आपसी विवाद था जिसको तूल देकर, और एक ही मुकदमा उसके ऊपर पुराना कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, कोई अपराधी नहीं है। तो या तो स्थिति स्पष्ट करें मुख्यमंत्री जी, क्योंकि मुख्यमंत्री के जो बयानात आ रहे हैं कि हम अपराधियों को नहीं छोड़ेंगे, तो उसकी पृष्ठभूमि होना चाहिए। उसकी पृष्ठभूमि तो अपराधी की नहीं है, उसके ऊपर तो एक ही मुकदमा हुआ और जो मुकदमा हुआ उसके ऊपर भी तथ्य आ गए कि उसने लड़की नहीं छेड़ी, वो वीडियो फुटेज भी आ गया। तो उसके बाद हम कोर्ट का काम भी हम करने लगे, न्यायालय का काम भी हम करने लगे। तो जो मंत्री भ्रमित करके इस तरह का काम कर रहे हैं, ऐसा कम से कम भोपाल में नहीं। इस तरह के और 50 मामले इस तरह के हो रहे हैं, परंतु एक ही मामले पे आपका कमिश्नर कार्यालय में आना नहीं, एक मामले में नहीं, मेरी स्थिति पहली बार आई है। अभी भोपाल में कहाँ टूटे, भोपाल में पहले जो टूटा उसके ऊपर क्राइम्स थे, उस पर भी मैंने लिख के दिया, तो उन्होंने कहा उन पर मुकदमे दर्ज हैं। अगर मुकदमे दर्ज है तो जांच करेंगे, और यही बात लेकर मैं खुद हाईकोर्ट PI लेके जा रहा हूँ। मैं PI लेके जाऊँगा। जिस तरह से बार बार ये कहा जा रहा है मकान तोड़ो मकान, अगर एक परिवार में एक व्यक्ति ने अपराध करा तो उसका पूरा परिवार थोड़ी ना दोषी हो जाएगा, उसके पूरे मकान थोड़ी ना ध्वस्त कर दिए जाएंगे। उसके बारे में न्यायालय बैठा हुआ है, फिर न्यायालय की भूमिका क्या रहेगी? एक बड़ा सवालिया निशान हम खुद खड़ा कर रहे हैं कि न्यायालयीन प्रक्रिया फिर क्या करेगी। तो इस मामले में क्या जवाब आया सर, क्या करेगा पुलिस? नहीं, मुझे उम्मीद है कि कमिश्नर साहब उस पर जांच तो करेंगे, क्योंकि मैंने जो तथ्य दिए हैं वो मजबूत हैं, उसमें स्पष्ट है। अगर उसके खिलाफ मुकदमा है तो वो आपके सामने ले आए, हमसे ज़्यादा मीडिया को बता दें कि हाँ उसके ऊपर 5 मुकदमे 4 मुकदमे 6 मुकदमे हैं। कोई मुकदमा हो तो वो स्थिति स्पष्ट करें। जब मुकदमे नहीं है और उस जिस मुकदमे को आधार बनाकर उसका मकान तोड़ा, वो मुकदमा भी गलत है। विगत 5 जून 2021 को नितिन पिता केदार पटेल के द्वारा एक 8 वर्षीय बच्ची के साथ अपहरण, दुष्कर्म, फिर हत्या कर भूसे के ढेर में ही गाड़ दिए जाने के चलते 10 माह बाद अब कहीं जाकर दुराचारी के मकान पर बुलडोजर चला। मकान खिसलते ही परिजनों ने राहत की सांस ली है। इस कार्यवाही को लेकर काफी लंबे समय से परिजन और क्षेत्रीय स्वयंसेवक संस्थाओं के द्वारा लगातार मांग की जा रही थी। मौके पर SDM, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, नगर परिषद के CMO और बड़ी संख्या में पुलिस बल ने पहुंचकर मकान को धराशायी कर दिया। गौरतलब है कि विगत महीने ही गड़रवारा न्यायालय में न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए मुख्य दुराचारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और सहयोग करने वाले पिता और उसके बहनोई को 3 साल की सजा सुनाई गई है। की जा रही है, ये पूरा क्या घटनाक्रम है? यहाँ पर कुछ समय पहले एक जघन्य अपराध घटित हुआ था। एक नाबालिग बच्ची का रेप करके हत्या कर दी गई थी और जो अपराधी था उसका ये घटनास्थल भी यहीं था और ये चूँकि अवैध रूप से निर्मित किया गया था गलत ज़मीन पर, और ये मकान को ढहाने की कार्रवाई की गई है ताकि जो है एक मैसेज जाए कि किसी प्रकार के भी अपराधी हों और गलत जगह पे शासकीय भूमि पे भी वो अगर गलत काम करते हैं तो पे दंड निश्चित तौर पे शासन द्वारा दिया जाएगा। कटनी में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों से मुलाकात कार्यक्रम में शामिल हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद विष्णु दत्त शर्मा। प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया धन्यवाद। लाभार्थी बोले, प्रधानमंत्री ने घर के सपने को पूरा किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद विष्णु दत्त शर्मा ने हितग्राहियों से घर जाकर मुलाकात की। इस मौके पर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद विष्णु दत्त शर्मा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 268 हितग्राहियों को मकान मिले हैं। सभी हितग्राहियों को प्रधानमंत्री की तरफ से शुभकामनाएं। बोलिए भारत माता की जय। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद, प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद। जो भी योजना चली है उस उपलक्ष्य में हम उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि हर गरीब ये चाहता है कि उसका स्वयं का एक आवास हो, इसलिए हम उनको बहुत बहुत आभार। प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का, शर्मा जी का, अध्यक्ष जी का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि हम गरीबों का ख्याल किए हैं। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, पूरे पार्टी के लिए धन्यवाद। आज मैं कटनी नगर के प्रेम नगर बस्ती में, जहां बड़ी संख्या में
प्रधानमंत्री आवास के मकान जो बने और आज लगभग 268 हितग्राहियों को आज उनके पोजीशन मिले हैं। मैं सभी हितग्राहियों को माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से बहुत बहुत उनका शुभकामनाएं देता हूं, उनको बधाई देता हूं कि उनका अपना स्वयं का आवास प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत मिला है। और सभी हितग्राहियों ने माननीय प्रधानमंत्री जी का आज धन्यवाद दिया है, इसलिए मैं विशेष तौर पर उन सबका आभारी हूं। और आज पूरे देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना में करोड़ों करोड़ लोगों को आवास देने का जो माननीय प्रधानमंत्री ने अभियान लिया है, उसके लिए धन्यवाद तो है ही। आगामी समय में जो लोग बचे हैं प्रधानमंत्री आवास प्लस में, उनको भी अधिकार माननीय प्रधानमंत्री देने के लिए तत्पर हैं। इसलिए आज के दिन पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री आवास के सभी हितग्राहियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। करणी सेना द्वारा भोपाल स्थित सफल होटल सेठ सपाटा में प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक संपन्न हुई, जिससे राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल सिंह अम्मू और प्रदेश प्रभारी गौरव चौहान, प्रदेश अध्यक्ष पवन भदौरिया, स्वतंत्र पाल सिंह, राजीव भादवा, श्रीमती तृप्ति चौहान, सागर नाती मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि जो रायसेन में स्थित सोमेश्वर मंदिर जो कि उसमें ताला बंद है, उसे खुलवाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इन चीज से अवगत कराया गया। यदि मंदिर का ताला नहीं खोला गया तो करणी सेना आंदोलन कर जल अभिषेक करेगी। पहले करणी सेना एक रजिस्टर्ड संगठन की संरचना हम लोगों ने की थी, जो आज देश के 22 राज्यों में काम कर रहे हैं। हम लोग जाति पाति की बात नहीं करते, हम हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुत्व की विचारधारा को अपनाते हैं। और इसको कहने में हमारे को कोई हिचक नहीं होती, नहीं हमें किसी का डर मारते। हम लोग चाहते हैं कि हिंदू जन जागरण इसलिए आवश्यक है कि 135 करोड़ के देश में 110 करोड़ से ज़्यादा अधिक आबादी हिंदुओं की, परंतु हिंदुओं की संख्या ज़्यादा होने के बावजूद भी जो कानून हम चाहते हैं देश में 1985 के बाद आए हूँ। मध्य प्रदेश में तो अनेकों अनेक जगह पे आया हूँ, उज्जैन आया हूँ, इंदौर आया हूँ, शाहजहाँपुर आया हूँ, रतलाम आया हूँ, विदिशा आया हूँ, परंतु मैंने डीएवी भोपाल से इंटर की थी। और उसके बाद मेरा सौभाग्य है कि मैं इस भोपाल में आया हूँ, जहाँ से मैंने शुरुआती शिक्षा ग्रहण की। और मैं आज जौहरी परिवार में आया हूँ। एक भव्य स्वागत, एक आशीर्वाद, एक नन्ही बच्ची ने तृषा ने मुझे तिलक किया। तो ये मेरा सौभाग्य है कि जहाँ मैंने शिक्षा ग्रहण की और आज वहाँ मेरा करणी सेना परिवार, जौहरी परिवार भी करणी सेना में सम्मिलित हुआ है। अनेकों अनेक व्यापारी महानुभावों से मेरा मिला हुआ है। पवन जी भदौरिया यहाँ के करणी सेना प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश के, स्वतंत्र जो करणी सेना किसान शक्ति के अध्यक्ष हैं भादवा जी, नाती सागर नाती जी और अनेकों अनेक लोग आज यहाँ पर उपस्थित हैं। मेरा सौभाग्य है कि राजा भोज की नगरी में इतना प्यार, इतना सम्मान जो उन्होंने दिया है, इस प्यार को मैं कैसे आगे, इस कर्जों को कैसे चुकाऊं, उसके लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि करणी सैनिक कोई भी जब जब जौहरी परिवार को, भोपाल को, मध्य प्रदेश को, हिंदुस्तान को, करणी सैनिकों की किसी भी बात के लिए आवश्यकता पड़ेगी, हम लोग इस परिवार के लिए, इस भोपाल के लिए हाजिर हूँ। मैं इंस्पेक्टर खजरा हूँ, थाना। सर, किस तरह का क्या मामला आया है? मामला तो शायद आप लोगों को मालूम पड़ गया होगा, लेकिन ये कि जो अपना एक लोको इंजन खड़ा हुआ है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर छतरपुर स्टेशन पे, आज कोई छतरपुर का ही लोकल कोई लड़का अब फ़ोटो लेने के लिए गया या सेल्फी लेने गया ये नहीं कह सकते, लेकिन उसी के उद्देश्य से वो जो है ऊपर इंजन के ऊपर चढ़ गया है और वहाँ हाई टेंशन की लाइन है जो वर्तमान में चार्ज है। अब उसने वो ध्यान दिया या नहीं दिया, हालांकि उसका ऊपर चढ़ना ही गलत था, तो वो ऊपर उसने तार जैसी पकड़ा तो वो लड़का ब्लास्ट हो गया, वहाँ जल गया। वहाँ पर उसका मैसेज मिलते ही तुरंत हमने अपना स्टाफ यहाँ से भी भेजा, वहाँ से अपना जीआरपी कंट्रोल और संबंधित सिविल पुलिस कंट्रोल मैंने भी मैसेज किए और मैं खुद घटनास्थल के लिए तुरंत निकला। और तुरंत जैसे ही वहाँ स्टेशन पहुँचे तो मालूम पड़ा कि वहाँ अपना स्टाफ जो पहले से ही यहाँ पर ड्यूटी में मौजूद था, 2 स्टाफ ऑलरेडी पहले से ही मौजूद था, उसके बाद 100 डायल वाले वो भी स्टाफ पहुँच गए वहाँ पर। लेकिन सभी स्टाफ ने जो है घटनास्थल को, जो जहाँ लोको खड़ा हुआ है वहाँ पर उसको घेर लिया ताकि और पब्लिक रेलवे संपत्ति को या सरकारी संपत्ति को नुकसान न करे, क्योंकि संभावना थी कि ऐसा हो, आग भी लगा सकती है पब्लिक, इस उद्देश्य से। जब तक कुछ लड़के, 2-3 लड़के इधर DPSS रूम में घुस करके वो पीछे की तरफ से गए और उन्होंने दरवाज़ा तोड़ करके DPSS के साथ में कुछ मारपीट की, और जब तक उसको घटनास्थल के लिए लेके गए तब मेरे स्टाफ की नज़र तुरंत उन पर पड़ी DPSS रूम पे, DPSS पे, जिनका नाम शुभांग पटेल है,
उन पर पड़ी तो तुरंत अपने सिविल पुलिस स्टाफ और अपने आर्मी स्टाफ ने उनका बीच बचाव किया और उनकी घड़ी बैट ने निकाल के उनको वापस हैंडओवर की और उन्हें अपनी सुरक्षा में रखा जब तक अपने साथ। अब कहाँ लेकर के आए और आप लोग किस तरह की? अभी जो डेड बॉडी है उसको सिविल पुलिस अग्रिम कार्रवाई तो पीएम के लिए लेकर के चली गई है और जो डिप्टी एसएस हैं सुभाष पटेल जी उनको लेकर के मैं अग्रिम कार्रवाई के लिए आया हूँ उनकी एफआईआर कराने के साथ में सिविल लाइन थाना छतरपुर, ताकि यहाँ से एफआईआर करा करके अग्रिम कार्रवाई की जा सके और संबंधित यात्री को। मध्य प्रदेश के सागर जिले की जनपद पंचायत केसली मुख्यालय की ग्राम पंचायत केसली में पेयजल समस्या व्याप्त हो गई है। पेयजल से जूझ रहे लोगों ने बताया कि ग्राम पंचायत सचिव से लेकर जनपद कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, पर अब तक सचिव सीओ ने कोई ध्यान नहीं दिया। इसीलिए आज विधायक हर्ष यादव के जनता दरबार में पेयजल व्यवस्था हेतु गुहार लगाई गई। जनपद पंचायत केसली में लगभग 56 ग्राम पंचायत जुड़ी हुई हैं। इस बात पर प्रशासन शासन द्वारा संचालित मूलभूत योजनाओं की धरातल पर तो यह पूर्ण सफल होती हैं, दूर दरान तक नहीं दिखाई दे रही हैं। यदि जनपद मुख्यालय की पंचायत के लोग ही भीषण गर्मी प्रारंभ के लगभग में 4 माह पूर्व से पेयजल समस्या की पंचायत सचिव से मांग करते आ रहे हैं, फिर भी आज ग्रामीणों को पेयजल समस्या से जूझना पड़ रहा है। जी, राजपाल गौड़ नाम है भाई साहब, और जनपद अध्यक्ष को बार बार बोल चुके हैं कि भाई साहब ये पानी की प्रॉब्लम, रोड की प्रॉब्लम है, जो इसका समाधान कीजिए, पर कुछ समाधान नहीं हो पा रहा है। इसलिए विधायक जी के यहाँ आए हैं और पानी का निराकरण लेके आए हैं। देखते हैं क्या होता है। जी, तो क्या है इसमें पंचायत का क्या रोल रहा? पंचायत से आग्रह नहीं किया? पंचायत 20 बार जा चुके, पंचायत के अधिकारी सचिव सब आ चुके, रोड नप जाता है, पाइपलाइन की बोल देते बार बार कि ऐसा होएगा, कल परसों से काम लग जाएगा, अगले हफ्ते काम लगा देंगे। ये जो पेयजल की समस्या है कितने महीनों से व्याप्त है, कब से ये पेयजल की समस्या लगभग 3 साल से रेगुलर चल रही है। जी, तो आप लोगों ने कब से ये पहले से? जी, तो ये कब से मांग कर रहे हैं आप लोग? मांग तो बहुत पहले से, 5 पूरी चलेगी मांग करते करते। जी, चुनाव में सोच रहे थे, चुनाव फिर से होने वाले, फिर बोलेंगे। अब अभी स्थिति क्या है? हाल ही में कहाँ से आप लोग पेयजल हाल ही में कभी अस्पताल के यहाँ आना पड़ता है, कभी रोड पे आना पड़ता है, एक नल पड़ जाता है, एक ही कुआं पड़ जाता है। जी, इसमें पंचायत सचिव ने क्या लास्ट बार कब गए थे और क्या आश्वासन दिया? वो अभी गए थे कुछ महीने पहले, फरवरी में। जी, तो बोल जाते हैं कि नाप ले लेंगे, ऐसा कर देंगे, अगले हफ्ते मतलब टैंकर आएगा, कुछ लाइन भेजेंगे, कुछ भी बोल देते हैं और टाल देते हैं बात। जी, तो आप लोगों की क्या मांग है? मांग यही है, पानी की समस्या, रोड की समस्या है। तो रोड तो ठीक है, जब होएगा, पानी की समस्या दूर करें, गर्मी लगी है, क्या करेंगे। हमारा नाम गीता है, पानी की समस्या लेकर आए हैं जनपद में। जी, हमारे यहाँ कम से कम 50 परिवार हैं जिनको पानी की समस्या है और पानी की व्यवस्था नहीं हो रही है। जी, ये जो अव्यवस्था है आप लोगों के लिए और जो समस्या व्याप्त है, तो इस संबंध में आप लोगों ने सचिव के यहाँ जनपद पंचायत कार्यालय या गए मुख्यालय कभी, या सचिव से बोला है? जब हर बार जाते हैं लेकिन बोल देते हैं अगले महीने से काम शुरू हो जाएगा। जी, तो लगभग ऐसा कितने बार और किसने बोला था? सचिव ने बोल दिया और सरपंच तो अब क्या सब ऐसे ही बोल देते हैं। जी, फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद आज यहाँ आए हैं। जी, तो इसमें कितने बार आप लोग पंचायत जाना हुआ है समस्या को लेके, और अभी तक क्या स्थिति है वहाँ? 10 से 20 बार हो आएंगे, लेकिन स्थिति यही है कि पानी की समस्या अभी है। आप जो पेयजल के लिए पानी लाना पड़ता है वो कहाँ से व्यवस्था करते हैं? वो हम लोग अस्पताल आते हैं, सरकारी अस्पताल, वहाँ से लेके जाते हैं। उसका पानी भी बहुत गंदा है, जी, कचरा है उसमें, वो पीने लायक नहीं है। जी, और हम लोग के पास वहीं पर एक छोटा सा कुआं है, उसमें पानी वो सूख गया है। जी, तो आज आप लोग एक ये समस्या जो है इसके समाधान के लिए किससे संपर्क कर रही है? विधायक जी से संपर्क करने आए हैं कि वो हमारी समस्या हल करें। जी, अभी क्या संपर्क नहीं हुआ? अभी कोई संपर्क नहीं। तेज धूप व लू के बीच भोपाल के लोक शिक्षण संचालनालय के समक्ष 3 सालों से नियुक्ति का इंतजार कर रहे जीव विज्ञान सह विषय के चयनित शिक्षकों का धरना प्रदर्शन और हड़ताल पिछले 17 दिनों से जारी है। इस मौके पर आज आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश की तरफ से प्रदेश स्तरीय प्रतिनिधि मंडल इन चयनित शिक्षकों के समर्थन में धरना स्थल पर पहुंचा व बेरोजगार शिक्षकों की मांग को जायज ठहराया। आपके प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि दरअसल उच्च माध्यमिक शिक्षक जीव विज्ञान विषय के लिए सैकड़ों अभ्यर्थी जीव विज्ञान के सभी विषयों में जैसे बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी में बायो केमिस्ट्री से स्नातकोत्तर उपाधि धारक हैं, जिन्हें मेरिट में आने के बाद भी आरोग्य करार कर दिया गया है और नियुक्ति नहीं दी गई। चिल्लाती गर्मी में 18 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं, सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि चूंकि ये चयनित है, ये टॉपर है,
और इनको ज्वाइनिंग दी जाए। हमारे बगल में जो है सरकार ने उनकी ज्वाइनिंग इसलिए रोक दी है कि वो एक ही सत्र में 2 डिग्रियां ले चुके हैं। उसके बगल में ओबीसी के आरक्षण वाले लगातार सरकार से ज्वाइनिंग की मांग कर रहे हैं लोग, और ये वो लोग हैं जो अपनी क्लासों में और परीक्षा में ये टॉपर थे। ये बड़ा बुरा समय चल रहा है यहाँ के युवाओं के लिए कि उनको अपने हक के लिए और आंदोलन करना पड़े, भूखे बैठना पड़े, इस गर्मी में अपने आप को गलाने का काम ये लोग कर रहे हैं। सरकार को सोचना चाहिए। दूसरी ओर मैं आपको बतलाऊं कि अभी तक की सरकार की मंशा जो लग रही है 2018-19 और 19-20 में सरकार ने बेरोजगारों से परीक्षा फीस के नाम पे 350 करोड़ रुपया ले लिया है, लेकिन उनमें से किसी को नौकरी नहीं दी है। मेरा सरकार से आग्रह है, ये वही लोग हैं जो आपने वैकेंसी निकाली, इन्होंने उसकी परीक्षा फीस दी, इन्होंने डिग्रियां ली और टॉप किया। टॉप करने के बाद इनको सड़क पे अगर बैठना पड़े तो ये सरकार का फेल्योर है। सरकार को सोचना चाहिए कि इनका स्थान यहाँ नहीं है बल्कि स्कूलों में है। इनको स्कूलों में होना चाहिए था, जिसको सरकार ने यहाँ बैठा दिया है और सरकारी स्कूलों को बर्बाद करने का काम किया है। अब आम आदमी पार्टी इन लोगों के समर्थन में सड़कों पर उतरेगी? निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी हर व्यक्ति के साथ में है जो आंदोलन कर रहा है, और टीचर तो देश का भविष्य बनाने वाले हैं। अंधकार से उजियारे की ओर टीचर इस समाज को लेके जाते हैं, और ऐसे लोग जो अभी तक अतिथि शिक्षक के रूप में ये पढ़ा रहे थे, अब इनको ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है, तो निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके आगे भी आएगी। जरूरत पड़ने पे हम लोग सड़क पे भी उतरेंगे, मुख्यमंत्री जी से बात भी करेंगे इस मामले में। हमारा एक डेलीगेशन जाएगा, शिक्षा मंत्री से बात करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो धरने पे भी बैठेंगे, मुख्यमंत्री का घेराव भी करेंगे। नाम बता दीजिए। मैं रमाकांत पटेल, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। फिलहाल क्लब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।